हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। एग्जाम तो नजदीक है ना, तो खूब मन लगा के पढ़ना है, ठीक ना। तो आज के टॉपिक में हम आपको नया टॉपिक, आज के टॉपिक में एक नया बात आप लोग को सिखाने जा रहे हैं। कैपेसिटर का ही है, कैपेसिटर का ही है सबसे लास्ट लेक्चर। कैपेसिटर का ही है सबसे लास्ट चैप्टर टॉपिक आपका, डाई इलेक्ट्रिक फिनोमिनन। डाइलेक्ट्रिक का घटनाक्रम ये क्या होता है, ठीक है। तो उसके पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। तो चलिए बिना देर किए टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर वगैरह भी कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है डाई इलेक्ट्रिक फिनोमिनन। किसी के पास आप लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानते होइएगा, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो हेडिंग उठाते हैं सबसे पहले हम लोग, डाई इलेक्ट्रिक ये क्या होता है सर। लिखते हैं इसमें, द डाई इलेक्ट्रिक्स आर द insulating materials, insulating materials which is filled मतलब भरना, filled into the gap between the plates of a capacitor, between the plates of a capacitor for increasing the capacitance of capacitor, the capacitor, for increasing the capacitance of capacitor या the capacitor to store the charge and energy in it। कैपेसिटर क्या करता है भैया, कैपेसिटर अपने में चार्ज या एनर्जी को स्टोर करता है। पता होगा आपको, अगर ये प्लस प्लेट है, माइनस प्लेट है, तो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कितना होता है, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात है सर। या होता है Q बटा ए इप्सिलॉन नॉट, ये बात भी ठीक है, क्योंकि सिग्मा बराबर Q बटा ए लेते हैं ना हम लोग। चलिए अब क्या होता है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज है, चार्ज स्टोर करेगा, एनर्जी कितना स्टोर करेगा, तो आप लोग सीखे थे एनर्जी स्टोर्ड U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ये सब बात हम लोग ऑलरेडी चैप्टर में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है ना हम लोगों को, कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को डालना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं कि K है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो इप्सिलॉन नॉट जहां भी होगा वहां पर K से आप गुना कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड का स्पेशल फॉर्म हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है, तो K से यहां भी गुना हो जाएगा, K टाइम्स ये भी बढ़ जाएगा आपका, तो K से गुना हो जाता है। K जैसे कि मान लेते हैं ना C बराबर है, और डाइलेक्ट्रिक अगर डाल देंगे C नॉट मान लेते हैं इप्सिलॉन नॉट A बटा D, तो डाइलेक्ट्रिक के बाद C हो जाएगा K इप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो डाइलेक्ट्रिक वो पदार्थ है जो किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। कैपेसिटर करता क्या है, तो अपने में चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है, उसके कैपेसिटी को बढ़ाना है। भाई अभी तक 5 कूलम्ब का चार्ज स्टोर कर रहा था, नहीं इतना ही में सर 10 कूलम्ब होता था, कितना अच्छा रहता। कम में ज्यादा का डिमांड तो सब लोग करते हैं ना सर, नहीं क्या। जैसे आप ही लोग का फीस है, चलिए 500 रुपया दे रहे सर, 400 ले लीजिए ना सर, तो वो अलग चीज है, वो कम करवाते हैं हम लोग। और यहाँ पे डिवाइस अगर है तो उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस लेते हैं, तो थोड़ा और बढ़ा के दो भाई। 5 के स्पीड में चल रहा है तो 7 के स्पीड में चलो। 5 कूलम्ब का चार्ज स्टोर कर रहा है तो 10 कूलम्ब का करो, 15 का करो, 20 का करो, उसी में
एनर्जी स्टोर अगर 10 जूल का कर रहा है, नहीं 20 जूल का कर लो ना, फायदा है इससे, है ना। तो उस फायदे को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, चलिए डाल दिए। तो डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का आपका इंसुलेटिंग मटेरियल हुआ। डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच इज फिल्ड इनटू द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। जो कैपेसिटर के प्लेट्स का जो गैप है, इस गैप में भरा जाता है। किस काम के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ताकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाए। इसको सी बराबर लिख सकते हैं ना, के सी नॉट। अगर सी नॉट एयर के लिए है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाना चाहिए। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, तो कैपेसिटेंस का मतलब टू स्टोर द चार्ज एंड एनर्जी इन इट, कि उसमें चार्ज और एनर्जी स्टोर हो सके। इस बात के लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं। ये होता क्या है, होता कितने प्रकार का है, तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार का होता है, ठीक। पहला होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, यहां पे इसके एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग। एग्जांपल में HCl, NaCl, O2, H2, N2 वगैरह वगैरह बहुत सारा इसका एग्जांपल है ना। वुड वगैरह भी डाल देते हैं। तो ये 2 प्रकार का हुआ, कौन कौन हो गया, पोलर और नन पोलर। कोई दिक्कत, बात समझ में? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच भरते हैं ताकि उसका कैपेसिटेंस बढ़ सके और वो अपने में और ज्यादा चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर सके। क्लियर, क्लियर है सर। चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बारी बारी से सीखते हैं कि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। 2 प्रकार का है, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक होता है। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, the polar dielectrics are those, polar dielectrics वो होता है in which the center of gravity of electrons and protons are coincides with each other। जहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेंटर, मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं या एटम्स कर सकते हैं, जो कर लीजिए, मॉलिक्यूल्स कर देते हैं ना। तो द पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स आर दोज, वे होते हैं इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर coincide, नहीं, center of gravity of electrons and protons are not coincides, are not coincides with each other, एक साथ नहीं होता है, so that it has its own permanent electric डाइपोल मोमेंट। इसलिए इसका अपना खुद का एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 कूलम्ब मीटर। 10 का पावर -10 कूलम्ब मीटर के ऑर्डर में इसका अपना खुद का परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। कहने का मतलब क्या हुआ, पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल या पोलर डाइलेक्ट्रिक वो हुआ जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉट कॉन्साइड्स टू ईच अदर। एक जगह पर एक साथ नहीं पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उस एटम में एक जगह पे नहीं पाया जाएगा, एक साथ कॉन्साइड नहीं करेगा। जब कॉन्साइड नहीं करेगा, एक जगह पे नहीं पाया जाएगा, तो सो दैट इट हैज इट्स ऑन परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अगर नहीं पाया जाएगा तो इसका अपना खुद का परमानेंट डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, जिसका रेंज क्या होगा 10 to the power, या जिसका ऑर्डर होगा 10 to the power -10 कूलम्ब मीटर में। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो कौन साइड अभी और डिस्कस करेंगे।
जैसे एग्जांपल में H2SO4, HCl, NaCl, जैसे जो आयोनिक कंपाउंड्स देखते हैं ना, ये सारा का सारा क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। ऐसे कई सारे होंगे, ठीक है। अब इसका चूंकि हम लोग को फेनोमेनन के बारे में पढ़ना है, हम लोग का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक फेनोमेनन, तो फेनोमेनन के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इसमें क्या होगा, है ना। तो लिखते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिखते हैं इसमें इन द एब्सेंस ऑफ external electric field, all the permanent electric dipoles of polar dielectric are randomly oriented, यहां वहां जहां था यत्र तत्र छिटा हुआ टाइप का रहेगा, रैंडमली रहेगा वो, है ना, रैंडमली ओरिएंटेड। बट इन द प्रेजेंस ऑफ external electric field, but in the presence of external electric field, in the presence of external electric field, these permanent electric dipoles are aligns itself in a direction parallel to the field, so that the average electric dipole moment, electric dipole moment, नहीं रैंडमली ओरिएंटेड यहां लिखेगा ना, रैंडमली ओरिएंटेड, सो दैट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर, एक लाइन छूट गया ऊपर में, इसको नहीं लिखना, पहले इसको लिखना है, सो दैट द परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, so that the permanent electric dipole moments are cancel out each other's effect. As a result, the average electric dipole moment per unit volume remains 0। तो पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या जाता है, 0 हो जाता है। कब? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हो उस केस में। बट इन द प्रेजेंस ऑफ external electric field, but in the presence of external electric field, all the electric dipoles of polar dielectric are aligns itself
in a direction parallel to the field। तो क्या हो जाता है, फील्ड के पैरेलल हो जाता है। यही घटनाक्रम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। क्या घटना हुआ सर? तो सबसे पहला बात है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ। इधर पिक्चर मिटाते हैं तो पिक्चर पर और समझ में आएगा, है ना। इधर वाला मिटा देते हैं। पिक्चर पे और अच्छे से समझ में आता है ना। तो हुआ क्या, जैसे मान लेते हैं यह अपने पास एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल NaCl H2SO4 वगैरह टाइप का, जो हम लोग कैपेसिटर के अंदर डालते हैं। जब डालेंगे तो हम लोग पाते हैं कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तब इसके पोलर मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, माइनस प्लस, प्लस माइनस, कोई दिशा का ज्ञान नहीं, जिधर मन उधर। जिस कारण से क्या होता है ना, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। कब करते हैं? ये करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब इसके ऊपर हम लोग एक एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं बाहर की ओर। अब इस लाइन को थोड़ा समझते इस पिक्चर को, तो देख रहे हैं इसमें का क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे तो डायरेक्शन नहीं है तो रैंडमली ओरिएंटेड है, आर रैंडमली ओरिएंटेड सो दैट, अब रैंडमली ओरिएंटेड सो दैट द परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर कैंसिल आउट ईच अदर। इससे क्या होगा कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इफेक्ट को जब कैंसिल कर देगा, एज ए रिजल्ट द एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब? एब्सेंस में हो रहा है सारा बात। क्या हो रहा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल तब पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, जहां तहां होता है, जिस कारण से ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिस कारण से एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक बात है, यही बात लिखे भी हम लोग। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस और उसके अपोजिट में माइनस, ये खुद को सजा लेता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सजा लेता है। जब सजा लेगा तो एक दूसरे के प्रभाव को थोड़े निरस्त करेगा, तब इसका अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी होगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में। यहां तक क्लियर है बात समझ में आया ये सब? तो हम लोग इस तरीके से पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को जाने, उसके इफेक्ट को जाने। ठीक बात है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक के बारे में। ये क्या होता है सर? तो पोलर वाले में क्या हुआ था ना, कॉन्साइड कर गया था, अभी ये कॉन्साइड नहीं करेगा। इसमें लिखते हैं द नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आर दोज मॉलिक्यूल्स भी कर देते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स whose center of gravity of electrons and protons are
not coincides with each other, एक साथ coincide नहीं करेगा. So it has no its own permanent electric dipole. As a result, the average electric dipole moment per unit volume is 0. तो जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं H2, O2, N2 etc. कई सारा है. जो कंडक्टर ना है तो नॉन कंडक्टर वाला है. तो क्या लिखे हम लोग, वैसा डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल, द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स आर दोज, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स वे होते हैं जिनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉट कॉन्साइड्स विथ ईच अदर, जिनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कॉन्साइड नहीं करते हैं. ठीक है, अच्छी बात है. जब नहीं करते हैं तो सो इट हैज नो इट्स ऑन परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस कारण से इसका अपना खुद का परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा ही नहीं. एज ए रिजल्ट द एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज 0. जब डाइपोल ही नहीं है भैया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? कंफर्म बात है कि 0 होगा. क्या गलती की सही बात? बिल्कुल सही बात. तो अगर 0 होगा तो 0 होगा तो होगा. अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका क्या होता है. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका क्या होता है नहीं पता. अब पता होगा ना, क्योंकि अब ना बताएंगे आपको. चलिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है इसको जरा जानते हैं हम लोग. चलिए तो क्लियर है. अब हम लोग समझते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का असर इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या होता है. सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पर क्या होता है. तो लिखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. किस पर तो पता ही है भैया. इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या पड़ रहा है इसके ऊपर. आइए जरा विचार करके देखते हैं. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हुए थे तो कोई दिखते नहीं था इसमें. तो इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है, लिखा हुआ भी है. जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है तो इसका एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है 0 होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं कोई असर हुआ ही नहीं. तो यहां पर एक बात मेंशन चाहिएगा तो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंट में द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर coincides to each other. ये बात तो फैक्ट है, एक दूसरे के साथ कंसाइड तो करेगा ही करेगा. बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
the electrons and protons of non-polar dielectric experiences the इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स moves towards the direction of external electric field, and the protons moves opposite to the external electric field. तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मूव करना शुरू करेगा और प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा. द सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच का जो ये गैप है सेपरेशन, द सेपरेशन बिटवीन देम continues till the external force is balanced by या countered by internal force. तो बाहरी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए, बैलेंस कर दे कौन सा, इंटरनल फोर्स. जब इंटरनल फोर्स बैलेंस कर देगा तब क्या होगा, then it creates two new centers of charges. तब ये चार्जेस का दो नया सेंटर बनाएगा. इसको पिक्चर पर भी समझाएंगे, इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं हम लोग. Two new centers of charges. As a result, an electric dipole appears. इससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अपीयर कर जाएगा, विच इज, ऊपर लिखता है, इधर वाला मिटा दे, इसका तो कोई काम ही नहीं ना, तो इसको हटा दिया जाए. चलिए धन्यवाद. क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा लंबा है, इस वजह से है कि इसमें कई सारा नॉन पोलर है ना, इसका अपना कोई सेंटर तो है ही नहीं जिस पर फोर्स लग जाए, तो सब पे लगता है और बारी बारी से ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक ना. जब सेपरेट होता है तो नया सेंटर बनेगा चार्जेस का. नया सेंटर जब चार्ज का बना तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अपीयर कर गया, विच इज कॉल्ड, जिसे हम लोग कहते हैं विच इज कॉल्ड the induced, which is called the induced electric dipole, and its moment is called the induced electric डाइपोल मोमेंट. जो इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस किया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. और उसके मोमेंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं. एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, its direction is nearly parallel
टू द फील्ड। जब ये बनेगा उस समय कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब बनेगा तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, पैरेलल टू द फील्ड। फील्ड की जगह पर लिख सकते हैं एक्सटर्नल फील्ड, पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। बट लेकिन इफ द एक्सटर्नल फील्ड, बट इफ द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड, लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड को हम लोग हटा देते हैं देन तब क्या होता है, देन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल disappears, वो गायब हो जाता है। जैसे गधे के सर से सिंह, क्या सब हो गया सर, इसमें बहुत कुछ लिख दिए सर। तो आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं वगैरह वगैरह। ये सब काम आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पर करिएगा, इतना तो बुद्धि है ही आपके पास, चालाक भी हैं आप लोग। चलिए अब समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं लगाए हुए थे, ये कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं लगाए हुए थे तब क्या हुआ था, तब ये हुआ था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, ये बुनका वाला प्रोटॉन हो गया, गोला वाला इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, कॉन्साइड्स टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, ये कॉन्साइड कर जाता है, एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, कॉन्साइड कर जाता है। कब करता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, या सीधा लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं इस पे, ठीक। अब जब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लग जाएगा तब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा तब आइए देखते हैं क्या होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग ही जाएगा तब इसके इलेक्ट्रॉन्स, जो साथ में है ना अभी, इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करेंगे। याद है फोर्स F बराबर क्या सीखे थे हम लोग, F बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो है ही, प्रोटॉन का चार्ज भी है, और फील्ड लगा दिए तो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस करने से जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना शुरू कर देगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ठीक बात है। अब ये क्या है ना, अब ये सेपरेशन लगातार बढ़ता चला जाएगा, ये सेपरेशन लगातार किसके और क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक। मतलब ये प्रोटॉन्स घसक के आ गया इधर फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन खसक के आ गया इधर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो ये सेपरेशन क्या है ना, कंटिन्यूस होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक इसका इंटरनल फोर्स प्लस से माइनस की ओर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा ना सर, प्लस से माइनस की ओर, तो अंदर वाला फोर्स बाहर वाले फोर्स के बराबर ना हो जाए। जब तक कि वो बराबर ना हो जाए तब तक ये चार्जेज आपस में सेपरेट होते चले जाएंगे। जब सेपरेट हो ही जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं यहां पर चार्जेस का दो नया सेंटर बना, एक साइड प्लस वाला, एक साइड माइनस वाला। जब प्लस माइनस सेपरेट हो जाएगा काफी अल्प दूरी पर तो उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो जब दो चार्जेस आपस में सेपरेट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस कर जाएगा, एपियर कर जाएगा, लिखा हुआ भी है इलेक्ट्रिक डाइपोल एपियर्स। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल एपियर कर जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको बोलेंगे हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और उसके मोमेंट को क्या बोलेंगे, क्योंकि डाइपोल इंड्यूस है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मोमेंट होगा वो कहलाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए जब ये क्रिएट होगा, जब ये बना होगा
तो आपको तो पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का दिशा किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर। ये नियरली पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के पैरेलल आपका पीआई हो गया, ठीक है, नियरली पैरेलल हो गया। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग हटा देंगे तो वापस से ऐसा फोटो होगा, प्लस माइनस की अट्रैक्शन होगा ना, अट्रैक्शन होकर पिक्चर ऐसा होगा और फिर ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये हुआ है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा, इस पिक्चर पे आएगा, और अट्रैक्शन होगा तो एक साथ आ जाएगा। क्योंकि ये वास्तविक में तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ही है ना, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कॉन्साइड करता है, एक ही जगह पे पाया जाता है। तो बात समझ में आया सारा भाषण कैसे कैसे हुआ, आइए फिर समझ लेते हैं। In the absence of external electric field, the center of gravity of electrons and protons are coincides to each other. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ कॉन्साइड करेंगे, एक ही जगह पर पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो अभी समझाए ना आपको, F बराबर क्या होता है, ई चार्ज इनटू फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे हम लोग तब क्या होगा, तब प्रोटॉन, तब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करेगा, ड्यू टू विच, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड and the protons moves opposite to the external electric field। जिस कारण से क्या हुआ, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर और प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना शुरू कर दिया, ठीक बात है। द सेपरेशन बिटवीन देम कंटिन्यूज, उनके बीच का सेपरेशन बढ़ता चला गया, कब तक, टिल द एक्सटर्नल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इंटरनल फोर्स, जब तक कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो गया। यानी कि दोनों का फोर्स जब तक बराबर ना हो गया, बैलेंस नहीं कर दिया, तब तक ये सेपरेशन बढ़ता चला गया। अच्छी बात है, जब बढ़ता चला गया तब इट क्रिएट्स टू न्यू सेंटर्स ऑफ चार्जेस। अब इसकी वजह से दो नया सेंटर ऑफ चार्ज बना, एक कोना में प्लस चला गया, दूसरे कोना में माइनस चला गया। जब दो नया सेंटर बन गया, एज ए रिजल्ट एन इलेक्ट्रिक डायपोल अपीयर्स, जिस कारण से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल अपीयर कर गया, विच इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। एंड इट्स मोमेंट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और उसके मोमेंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, जब ये बना था, इट्स डायरेक्शन इज नियरली पैरेलल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये बना था तो इसका डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था, आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल है, अच्छी बात है। बट इफ द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड, लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग हटा दे, अब ये हट गया आपका, देन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल डिसअपीयर्स, तब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाएगा, डिसअपीयर कर जाएगा। मतलब कि जब ये हटेगा तो वापस से अट्रैक्शन होकर के ऐसा पिक्चर, और ऐसे पिक्चर से फिर ऐसा पिक्चर, तो बात खत्म हो जाएगा। इसका समझ में आया बात एकदम अच्छे से। चलिए, इसको, इस वीडियो को रोक करके भी आप कहिएगा तो चला के देख सकते हैं दोबारा से। कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होना चाहिए, है ना, कॉन्सेप्ट में कमी होने पे मुश्किलात बढ़ जाते हैं। एक मुश्किल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फिजिक्स है, एक मुश्किल बढ़ता है तो चलो इसको इग्नोर कर देते, तो मुश्किल नहीं बढ़ता है फिजिक्स में, मुश्किलात बढ़ते हैं, यानी कि एक नहीं, एक से अधिक बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होना चाहिए भाई, है ना। इसलिए पढ़े हुए चीज को ही बार बार अच्छे से पढ़ना है, नोट्स वगैरह तैयार कीजिए, फेयर कीजिए, एग्जाम का काफी कम समय बचा है। अब इसमें अगला टॉपिक क्या लेते हैं हम लोग। अब हम लोग जब इतना बात समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने से क्या हुआ ना, पोलर वाले का भी पोलराइज्ड हुआ और नॉन पोलर वाला भी पोलराइज्ड हुआ। कैसे कैसे हुआ, तो हम लोग हेडिंग उठाते हैं यहां से। अब पोलराइजेशन ऑफ
डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, जो आपका स्लैब था ना, उस स्लैब है ना, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिखाएंगे, है ना, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और पोलराइजेशन वेक्टर। ये क्या होता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। ये होता है, अच्छा इसमें टिक लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है बराबर, द अलाइनमेंट, द अलाइनमेंट ऑफ, the alignment of permanent electric dipole in polar dielectric and induced electric dipole in non-polar dielectric along the direction of external electric field, along the direction of external electric field is called the polarization of dielectric slab। क्या लिख दिया सर, आइए जरा इसको समझते हैं। आपको पता होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल में क्या हो जाता था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे तो रैंडमली ओरिएंटेड है, माइनस प्लस कहीं कहीं पे, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे तब ये अपने आप को अलाइन कर लिया करता था, है ध्यान में, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पोलर वाले का किधर हो जाया करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। नॉन पोलर वाले में भी क्या था कि कॉन्साइड करता था, है ध्यान में, अभी तो पढ़ा है इसी वीडियो में। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो इसके दो नए सेंटर्स बन जाते हैं, जिस वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। ठीक बात है। तो दोनों में फाइनली हुआ क्या, दोनों में फाइनली यही ना हुआ कि पोलर वाले का परमानेंट और नॉन पोलर वाले का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, परमानेंट वाले का, सॉरी, पोलर वाले का परमानेंट और नॉन पोलर वाले का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या किया, खुद को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर लिया, सजा लिया, संरेखित कर लिया, एक ही दिशा में आ गया। तो आने का ये घटनाक्रम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब अब पहले ये नहीं था, अब पोलराइज्ड हो गया। अब ये क्या हो गया, अब ये पोलराइज्ड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसी घटना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ये बात लिखा हुआ भी है कि द अलाइनमेंट ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, द अलाइनमेंट ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल in polar dielectric and induced electric dipole in non-polar dielectric along the direction of external electric field is called the polarization of dielectric slab। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, polarization of dielectric slab बोलते हैं। अच्छी बात है, समझ में आ गया बात, ठीक बात है। होता क्या ये, it is a vector quantity। ये क्या है सर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है which indicates या which gives the extent up to which, it is a vector quantity which indicates the extent up to which a dielectric gets polarized। एक डाइलेक्ट्रिक
किस हद तक पोलराइज्ड हो सकता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है जो बतलाता है कि एक डाइलेक्ट्रिक किस हद तक पोलराइज्ड हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इंडिकेट्स द एक्सटेंट अप टू व्हिच ए डाइलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज्ड। किस हद तक पोलराइज्ड हो सकता है। इसमें एक और डिफिनेशन आता है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ, इंड्यूस्ड या फिर परमानेंट। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं। मैथमेटिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी बराबर होता है एन इप्सिलॉन नॉट अल्फा ई। ये फॉर्मूला है, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, हटा दिया लेवल से आपके। एन क्या है भाई, एन बराबर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इप्सिलॉन का वैल्यू आपको पता ही है, इप्सिलॉन होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एसआई सिस्टम में। परमिटिविटी बोलते हैं ना इसको, ये बात पता होगा किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। यूनिट क्या होता है इसका, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया एसआई वाले में। अल्फा क्या है, अल्फा है आपका एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी। एक एटम कितना पोलर हो सकता है, ये कांस्टेंट है, एटॉम अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी। एक एटम है वो पोलराइज्ड हो सकता है नहीं, हो सकता है। अगर हो सकता है तो कितना हो सकता है, ये कौन बताएगा, एक कांस्टेंट बताएगा कि हाँ ये इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। उससे कम में रखेंगे ना उसको, अगर उसको एक्सीड कर जाएंगे तो फिर बात बदल जाएगा, तो वो हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो ये कांस्टेंट होता है, दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो आपको पता ही, जो आप लगाए हैं, जो आपने लगाया है वो आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत, बात समझ में आया सब लोग को। चलिए, ये था आपका कौन सा चीज, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छी बात है। चलिए, सबको मिटा दिए। अब यहां से हम लोग क्लियर करते हैं अपना कॉन्सेप्ट किसके प्रति, हाँ, इसके बाद आपका टॉपिक होगा इंड्यूस्ड चार्ज का कैलकुलेशन। लिखते हैं हम लोग हेडिंग में, कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। ये इंड्यूस्ड चार्ज ये क्या होता है सर, चार्ज तो चार्ज होता है, इंड्यूस कैसे, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, जब एक डाइलेक्ट्रिक पे हम लोग डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस करवाते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पोलराइज होने के बाद। तो भैया बिना चार्ज के थोड़े इंड्यूस होगा वो। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इंड्यूस्ड है, तो चार्ज भी इंड्यूस्ड हुआ होगा ना, बिल्कुल। आइए इसको देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं अपने पास एक कैपेसिटर है, हो सकता है, और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को हम लोग डाल देते हैं। अब क्या किए ना, इस कैपेसिटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए बाय कनेक्टिंग ए बैटरी। बैटरी से जब जोड़ देंगे तो इसके एक तरफ प्लस चार्ज, एक तरफ माइनस चार्ज अपीयर कर जाएगा। मतलब प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। जब बैटरी से जोड़ देंगे तो इसका चार्ज मान लेते हैं कि कैपिटल क्यू है। अब यदि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को हम लोग डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, मान के चलते हैं, तो क्या होगा, तब ये पोलराइज्ड होगा। ये डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। और पोलराइज्ड होने पर माइनस के तरफ आ जाएगा प्लस, और प्लस के तरफ आ जाएगा माइनस। गॉट इट। चलिए, इतना हो गया। तो प्लस से माइनस की ओर एक
इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होगा जो नियरली पैरेलल होगा किसके, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। आइए इस बात को लिखते भी थोड़ा सा लैंग्वेज में, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। तो मानते हैं हम लोग कि लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q, चार्ज Q मान लेते हैं, इसका माना हुआ है, ठीक। इफ ए डाइइलेक्ट्रिक हैविंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced between the plates, then it will be polarized। तो वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। पिक्चर तो समझ में आया सब लोग को। 10 ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर वाले का ई है, अंदर वाले का ई आई है, ई नेट हो गया ई माइनस ई आई, हाँ कि ना, होगा सर। ई नेट का मतलब सिग्मा बटा के इप्सिलॉन नॉट। जाए कैसे हो गया सर, अरे भैया सब भूल गए क्या, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच का कितना होता है, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक लगा होगा तो के से गुना कर देंगे। ई तो आपका एयर में है, बाहर से लगा है, तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और ई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा इंड्यूस्ड बाई इप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक के अंदर का घटनाक्रम है ये। तो क्या इप्सिलॉन नॉट को काट दे, काटने पर सिग्मा बराबर क्या लिखते हैं, क्यू बटा ए। तो क्यू बटा ए के, सिग्मा के जगह पर क्यू बटा ए, सिग्मा आई के जगह पर क्यू आई बटा ए। ए को भी तो कॉमन लेके काट ही सकते हैं, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो क्या लिख सकते हैं, क्यू आई बराबर क्यू माइनस क्यू बटा के। क्यू आई, क्यू को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बटा के। दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस हुआ है, तो चार्ज भी तो इंड्यूस हुआ होगा, उसका इतना वैल्यू आता है। इसको एक और मेथड से देख सकते हैं, लैंग्वेज तो लेंगे पूरा पूरा, कहेंगे फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। गॉस के थ्योरम से, गॉस के थ्योरम में देख सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्यू इनक्लोज लेते हैं ना सर, तो किसी एक साइड के चार्ज को हम लोग क्या करते हैं ना, इनक्लोज कर देते हैं। तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम क्या लिखते हैं हम लोग, सर्कुलेशन ऑफ ईडीए कॉस 0 डिग्री बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ई सर्कुलेशन ऑफ डी ए, क्यू इनक्लोज कितना लेंगे, क्यू माइनस क्यू आई बटा इप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई इप्सिलॉन, डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, तो सिग्मा बटा के इप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा। अच्छा, अब डी ए का सर्कुलेशन ए होगा क्या, क्यू माइनस क्यू आई बटा इप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कट गया। सिग्मा कितना होता है, क्यू होता है ना, तो क्यू बटा के बराबर क्यू माइनस क्यू आई, फिर से इधर ले आते हैं तो क्यू आई बराबर क्यू कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बटा के। तो किसी भी मेथड से इसको हम लोग सेकेंड मेथड कर देते हैं, सेकेंड मेथड। लैंग्वेज के बाद आप इस मेथड से जो भी आपको आसान लगे, आप उस मेथड से चार्ज को कैलकुलेट करके इजीली बता सकते हैं कि भैया कितना चार्ज इंड्यूस हुआ। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखते हैं अगला हेडिंग, सब छोटा टॉपिक्स है, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, वही तो सीखना है, डाइलेक्ट्रिक के घटनाक्रमों को ही तो जानना है। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पे चर्चा करते हैं। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं, एज वी नो दैट
एज वी नो दैट, हम सभी लोग जानते हैं, व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए डाइइलेक्ट्रिक, जब हम लोग किसी डाइइलेक्ट्रिक पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, देन इट गेट्स पोलराइज्ड, तो वो क्या हो जाता है? पोलराइज्ड हो जाता है। अच्छा, अभी तो पढ़े ना हम लोग, हाँ, वो क्या हो जाता है? पोलराइज्ड हो जाता है। बट इफ द एक्सटर्नल electric field is very strong, enough strong, then the electrons and protons of dielectric atoms या molecules experiences the strong electric force, क्योंकि फील्ड ही स्ट्रांग है। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन लीव्स, मतलब छोड़ देना, देयर एटम, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन अपने एटम से छिटक जाएगा। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ अनदर एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे एटम से भी टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, अच्छी बात है, टकराएगा तो another atoms and electrons, so that more electrons are free from their atoms, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने एटम से फ्री हो जाएगा। एंड फाइनली the dielectric gets ionized, और फाइनली इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कमजोर है, मतलब पर्याप्त है, तो पोलराइज्ड हो गया, और अगर स्ट्रॉन्ग लगा देंगे तो वही क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो देख सकते हैं पोलराइजेशन से, पोलराइज्ड होने से आयोनाइज्ड होने का सफर, कैरेक्टर बदल गया क्या? मतलब बच्चा बड़ा हो गया, अपना कैरेक्टर बदल रहा है अभी, है ना। कैरेक्टर बदलने का मतलब क्या हो गया ना, पहले बच्चा था तो दाढ़ी मूछ नहीं था, है ना, अब तो बड़ा हो गया ना, तो दाढ़ी मूछ आ गया, मसल्स आ गए, अब चीर देंगे फाड़ देंगे टाइप से, है ना, मैटर करने के लिए तैयार रहता है। तो कैरेक्टर बदल गया अब तो, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगा दिए। तो कैरेक्टर बदलने का यही जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? यही प्रोसेस कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या मतलब? अब इसको हम लोग लैंग्वेज में अगर लिखें, इसे मिटा रहा है भाई, बाद में कहेगा सर ये छूट गया, वीडियो को बैक कीजिए, रोकिए और लिख लीजिए, यानी कि फुलो में आगे बढ़ते चले गए, सब स्लिप कर गया, ऐसा नहीं। नोट्स लिखना है सब लोग को, है ना, आप ही की सुविधा के लिए। तो क्या किया हम लोग, समझ लेते हैं इस बात को, कि जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो वो क्या हो गया? डाइइलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज्ड। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तब, मतलब if the external electric field is very strong, then the electrons and protons of dielectric atoms या molecules experiences a strong electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, फोर्स कह दीजिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड या फोर्स का अनुभव करेगा।
करेगा तो एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन लिव्स देयर एटम। और इस थ्योरी को हम लोग पढ़े में कि किसी एटम के ऊपर अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा देते हैं तो क्या होता है, उस एटम का इलेक्ट्रॉन अपने एटम से लीव कर जाता है कि चलो चलो हो गया, एनर्जी ज्यादा मिल गया, फोर्स ज्यादा लग गया मेरे पे, चलना पड़ेगा, मजबूरी है ना। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ अनदर एटम्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने अगल बगल वाले दूसरे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएगा, कोलाइड करेगा, कॉलिजन करेगा। एंड सो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम देयर एटम्स, जिस कारण से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने एटम से मूव कर गया। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ रहा है ना भैया, बढ़ रहा है, तो फाइनली द डाइलेक्ट्रिक गेट्स आयोनाइज्ड। तो फाइनली क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक आयोनाइज्ड हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं द प्रोसेस बाय विच ए डाइलेक्ट्रिक gets ionized by applying a strong electric field on it is called the dielectric breakdown। वह प्रोसेस जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक, वह प्रोसेस जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक आयोनाइज्ड होता हो, क्या होता हो, आयोनाइज्ड होता हो, बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने से, वह किसी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने से वह डाइलेक्ट्रिक आयोनाइज्ड हो जाता हो, तो वह जो प्रक्रिया होगा वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाएगा। बात समझ आया। द प्रोसेस बाय विच ए डाइलेक्ट्रिक गेट्स आयोनाइज्ड, एक प्रोसेस जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने की वजह से इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। चलिए इस वीडियो में एक टॉपिक और देख लीजिए आप लोग, अभी है बचा हुआ। टॉपिक का नाम होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इसमें लिखते हैं द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम electric field that a dielectric can withstand, that a dielectric can withstand without the process of dielectric breakdown is called the dielectric strength। क्या मतलब हुआ इसका, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो एक प्रकार से वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या यूं कहे कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसे वह डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट कर सकता है, सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। मतलब ये किसी बच्चा को मारते हैं हम लोग, ऐसे मारते नहीं है भाई, है ना, मारते हैं तो क्या होता है, बोलते हैं ना, बोलता है वो लोग अब मारबे तो देख लिए, फिर मारते हैं की कर ले मेरे, फिर मारे तो क्या होता है, अब मारिएगा तो देख लीजिए, फिर से मार दिए तो क्या करेगा वो, अब बर्दाश्त से फाजिल हो गया, या तो आपको भी मार बैठेगा या गाली देते हुए भाग जाएगा, है ना। जब प्रैक्टिकली होता है तो यही बात यहां भी है, बर्दाश्त कितना कर सकता है। तो एक डाइलेक्ट्रिक बिना ब्रेकडाउन में गए जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि अब बढ़ाइएगा तो ब्रेकडाउन चल जाएगा ना,
तो जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, मतलब द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिक से बेसिक कितना, दैट ए डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड विदाउट द प्रोसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड, बिना डाइलेक्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे एक डाइलेक्ट्रिक बर्दाश्त कर सकता हो विदाउट द प्रोसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन में जाने से पहले तक ले। जैसे मान लेते हैं ना कोई डाइलेक्ट्रिक है 10 न्यूटन पर कूलम्ब तक का इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त कर सकता है, तो 7 लगाएंगे 8 लगाएंगे 9 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोलराइज होकर रह जाएगा। लेकिन जो ही 10 से बढ़ गए तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है भाई, अब वो आयोनाइज हो जाएगा। 10 से जो ही बढ़ गया तो अब वो बर्दाश्त से फाजिल हो गया, अब वो आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि ब्रेकडाउन पे चला जाएगा। तो ऐसे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बात समझ आया? यहाँ एक बात लिख सकते हैं एग्जांपल के रूप में, फॉर ड्राई एयर, ड्राई एयर सूखा हुआ हवा जो है, फॉर ड्राई एयर ऐसे लिखते हैं ना, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर ड्राई एयर इज 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर। कितना वैल्यू होता है, 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट मीटर, इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। किस पर होता है, STP पर होता है। किसका होता है, ड्राई एयर का, सूखा हुआ हवा। सूखा हुआ हवा, सूखा हुआ हवा कौन होता है सर, गर्मी के मौसम में याद कीजिए, हम लोग सांस में नाक दर्द करता है ना, गर्मी के मौसम में जब सांस लेते हैं तो सूखा हवा मिलता है ज्यादा तो नाक दर्द करने लगता है, हल्का तेल लगा लेते हैं। वो जो सूखा हुआ हवा है गर्मी के मौसम वाला, वही सूखा हुआ हवा है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो ये हम लोगों का इतना ही पर रखते हैं आज का वीडियो, है ना, काफी लंबा हो गया हुआ है। अभी इसका टॉपिक बचा हुआ है आपका, अभी बचा हुआ है आपका कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज, और फिर इस पर एक डिवाइस बनाएंगे जिसका नाम होगा वान डी ग्राफ जेनरेटर। लिखबे करेंगे वहां पे वान डी ग्राफ जेनरेटर, है ना। ये 2 टॉपिक आपका इस चैप्टर का बच गया हुआ है जो अगले वीडियो में डाल देंगे, है ना, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा नहीं हो पाता है, बात को समझना भी तो है। तो अगले वीडियो में इस 2 टॉपिक को डाल के आपका ये चैप्टर इतिश्री रेवा खंडे हो जाएगा, है ना, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए मेरे साथ आप बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो, वही नहीं भी लगा हो तो भी लाइक और कमेंट कर दीजिए, वही मेरा हम लोग का फीस है। क्योंकि लाइक कमेंट कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मेंटेन रहेगा। अब लाइक कमेंट ही नहीं करते तो फिर एनर्जी डाउन हो जाता है ना भैया, तो इतना मेहनत करने का क्या ही फायदा। तो उसको फीस समझ के भाई, बिना गुरु दक्षिणा के तो ज्ञान लेना ही नहीं चाहिए ना। तो गुरु दक्षिणा के रूप में है, आप लाइक कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, और ऑलरेडी कर चुके हुए तो कुछ और लोगों से भी करवा दीजिए, है ना। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ आप बने रहे, धन्यवाद।